झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार। कहते हैं कि कोशिश करने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, फिर कामयाबी क्या चीज है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक, तो आइए ऐसे ही एक कलाकार से आज हम मिलते हैं। कोशिश से कामयाबी तक। सुरों की मलिका अलका याग्निक 3 दशकों से फिल्म इंडस्ट्री पर अपनी आवाज से राज कर रही अलका याग्निक अपने आज तक के करियर में अनगिनत अवार्ड्स जीत चुकी हैं, जिनमें 2 नेशनल अवार्ड्स भी शामिल हैं। अलका याग्निक ने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत से यादगार गानों से नवाजा है, कितनी बेताब होके और न जाने कितने ही और मधुर और मनमोहक गाने। अलका के इस संगीतमय सफर के और पहलुओं को जानते हैं खुद उनसे। स्वागत है अलका याग्निक का। कोशिश से कामयाबी तक। तो आइए मिलते हैं अलका याग्निक से। अलका जी, हाय। माय गॉड, बहुत अच्छी दिख रही हैं आप। आइए। मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा। मैं जानती थी कि आप काफ़ी सालों से फिल्म इंडस्ट्री में हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपकी जो जर्नी है वो इतनी छोटी उम्र में ही शुरू हो गई थी। तो कुछ बताइए, कैसे शुरू हुई ये जर्नी? सच मायने में अगर कहा जाए तो 2 साल की उम्र से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि छोटी लड़कियां जब 1.5-2 साल की होती हैं तब खिलौनों से खेलती हैं, गुड़ियाओं से खेलती हैं। पर मैं उस उम्र से ही हमेशा रेडियो के पास बैठी रहती थी और गाने सुना करती थी, और सुन कर मैं गाती थी गाने। और मेरी जो मम्मी हैं वो क्लासिकल सिंगर हैं, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि मुझे गाने का बहुत शौक़ है और मुझे गुड़ियाओं से खेलने से बेहतर लगता है गाने सुनना और गाने गाना। तो मम्मी क्लासिकल सिंगर थी, तो घर में रियाज करती थी, उनके गुरुजी आते थे, तो मैं उनके पास बैठ के उनको सुना करती थी। और उस वक्त से ही मेरी मम्मी ने ये देखा कि टैलेंट है इसमें, इसको म्यूज़िक का शौक़ है, तो मुझे तब से ही सिखाना शुरू किया। तो 3-4 साल की उम्र से ही मैं सीखने लगी थी। 5 साल की उम्र से मैंने एक फॉर्मल तरह से गाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन दिनों मैं कैलकाटा में रहती थी, वहीं पर मेरी पैदाइश हुई। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कैलकाटा। तो वहाँ पे मैंने ऑल इंडिया रेडियो, कैलकाटा ऑल इंडिया रेडियो से मैंने एक अपना पहला गाना, भजन का प्रोग्राम था, उसमें मैंने एक भजन गाया था। तो समझ लीजिए तब से ही एक शुरुआत सी हो गई थी। फिर धीरे धीरे किस्सा आगे बढ़ता गया। वो जर्नी तो खैर बहुत लंबी जर्नी है, और कैसे समय निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। तो मतलब ये है कि आपकी मॉम एक क्लासिकल सिंगर थी? मेरी मम्मी क्लासिकल सिंगर हैं, अब नहीं गाती हैं, अब उन्होंने छोड़ दिया है गाना वाना, पर बहुत गुणी हैं, बहुत नॉलेज है उनको। और मेरी सबसे पहली गुरु वही हैं, और अभी तक मुझे वो गाइड करती रहती हैं। तो बेसिकली आपने बाहर कोई ट्रेनिंग नहीं ली? जो भी ट्रेनिंग आपकी हुई है वो आपकी मम्मी ने ही आपको सिखाया? हाँ, बेसिक ट्रेनिंग घर पे ही हुई है। और मैं, क्योंकि बचपन में मैंने क्लासिकल संगीत का इतना कोई शौक़ नहीं था। मैं रेडियो पे फिल्मी गाने सुना करती थी और गाया करती थी। मम्मी मेरी बहुत इस बात की उनको बहुत मतलब ज़रूरी समझा उन्होंने कि मैं क्लासिकल सीखूं। बहुत ज़रूरी होता है क्लासिकल हाँ। सीखना। तो मुझे वो डांट के बिठाया करती थी, रियाज करो, बैठो, सीखो गाना। तो मेरी पहली गुरु वही हैं, पहली गुरु, या मैं कहूँगी मेन गुरु।
तो स्कूल जाती थी, रेगुलर फॉर्मल एजुकेशन आपने ख़त्म की या उससे पहले ही सब? नहीं, मैंने फॉर्मल एजुकेशन ख़त्म की, क्योंकि बेसिकली मेरे जो पेरेंट्स हैं वो दे बिलोंग टू एन एजुकेशनल फैमिली। तो मैंने मम्मी पापा दोनों के साइड से जो हैं वो मेरे नाना जी वॉज प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज, सो वॉज माई दादाजी। तो इस तरह से जो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बहुत है हमारी फैमिली में। माई पेरेंट्स वर वेरी पर्टिकुलर कि गाना तो करना है बट एजुकेशन कंप्लीट करनी है, उसको छोड़ना नहीं है बीच में से। आपने तो 10 साल की उम्र में ही प्रॉपरली गाने गाने शुरू कर दिए थे, तो रिकॉर्डिंग ज़्यादा करती थी उस वक्त या शोज ज़्यादा करती थी? नहीं, शोज़ तो नहीं करती थी। शोज़ तो उस वक्त मे भी इन्हें गिने कोई किए हों, लेकिन कोई शोज़ ख़ास नहीं करती थी। मैं पढ़ रही थी कलकत्ता में, छुट्टियां जब होती थी तब मेरे पेरेंट्स मुझे बॉम्बे लेके आते थे, और फिर उन्होंने कुछ कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू म्यूज़िक डायरेक्टर्स से के सामने मुझे ले गए और गवाया और इस तरह से। तो उन दिनों तो मतलब एजुकेशन पर ज़्यादा जोर था, गाना सीख रही थी, मैं छोटी थी बहुत। तो कौन सी उम्र में आपके पेरेंट्स आपको यहाँ बॉम्बे लेके आ गए? बॉम्बे आई आप लोगों ने शिफ्ट कर लिया यहाँ पर? बहुत बाद में, वो बहुत बाद में शिफ्ट हुए। हम लोग कई साल तक तो कलकत्ता में रहती थी मैं। छुट्टियाँ जब होती थी स्कूल की, समर वेकेशंस हुए या विंटर वेकेशंस हुए, तब मेरे पेरेंट्स मुझे बॉम्बे लेके आते थे। तो मेरा वेकेशंस मेरे यहाँ बीतते थे बॉम्बे में, और फिर स्कूल खुलने का टाइम होता था तब वी यूज्ड टू गो बैक। ऐसा था। तो पहली बार जब मुझे लेके आए मेरे पेरेंट्स यहाँ, तब मैं 9 साल की थी। अच्छा। तो कैसा रहा पहला एक्सपीरियंस बॉम्बे आने का? कुछ याद भी नहीं है, अब इतने साल हो गए। बच्ची थी मैं, मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगता था, एडवेंचर लगता था कि हम लोग जा रहे हैं बॉम्बे और जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं उनसे मिलने वाले हैं। उस वक्त मेरे जहन में कुछ इतना करियर को लेकर इतनी सीरियसनेस कुछ नहीं थी। हाँ। पेरेंट्स हमेशा कहते हैं बहुत अच्छा गाना गाती है मेरी बेटी, बेटा गा के सुनाओ। तो आपके साथ तो मैं मुझे जब कहा जाता था गाओ तो मैं गाती थी, और मुझे एडवेंचर जैसा लगता था ये। बट उस वक्त मैंने इतना रियलाइज़ नहीं किया था कि, या ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे करियर करना है या आई वांट टू मेक अ करियर ऑफ म्यूजिक फॉर इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। आई वाज, मेरे पेरेंट्स के का एम्बिशन था शुरू में, वो एम्बिशन मेरे में आते आते कुछ वक्त लगा। एक एरिया में आप पैदा हुई, वहीं बड़ी हुई कलकत्ता में, और कलकत्ता और बॉम्बे में बहुत फ़र्क है। तो जब शिफ्ट हुई तो आपका स्कूल छूट गया, नए स्कूल में गई, नई फ्रेंड्स बनी, नई जगह थी, तो उस वक्त कुछ एडजस्टमेंट करने में कोई तकलीफ आई या? नहीं, हम जैसा कि मैंने कहा, हम बहुत साल बाद जाके हम बॉम्बे शिफ्ट हुए हैं। बहुत सालों तक तो आना जाना ही लगा रहा, और स्कूल मेरा पूरा हो गया था जब कलकत्ता में, जब कॉलेज भी पूरा हो गया था तब हम लोग बैग एंड बैगेज ऑफिशियली बैगेज तो उसके पहले सिर्फ आना जाना लगा रहता था। अच्छा। छुट्टियों में आ जाती थी, फिर चली जाती थी, पढ़ाई एग्जाम दे के फिर आ जाती थी। और म्यूजिक डायरेक्टर ने कभी किसी ने बुलाया मुझे कि रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया, तो मेरे पेरेंट्स मुझे लेके आते थे रिकॉर्डिंग करके, आई हैव टू गो बैक। सो इट वाज, आई वाज नॉट बेस्ड इन बॉम्बे दैट टाइम। पहला रिकॉर्डिंग, उसके बारे में बताइए। पहली रिकॉर्डिंग तो आप फिल्मों की बात कर रही हैं? हाँ, या फिल्मों की बात कर रही हैं। फिल्म का पहला गाना जो मैंने गाया था, गाना नहीं कहूँगी, 2-4 लफ्ज़ मैंने गाए थे, 2-4 लाइनें मैंने गाई थी। एक फिल्म आई थी बहुत साल पहले जो कि राजश्री प्रोडक्शन की थी, नाम था फिल्म का पायल की झनकार। उसमें मैंने 4 लाइन्स, एक सिचुएशन थी वहाँ, 4 लाइन्स मैंने गाई थी। okay. तो वो एक तरह से मेरा पहला, आपको वो लाइन्स स्क्रीन पर एक कैरेक्टर गा रहा है पहली बार, ऐसा लाइन्स याद है वो? कुछ थिरकत अंग लचक झुकी झूमत डार डार दे तारी, ऐसा कुछ था। वो थोड़ा ब्रज भाषा टाइप का था। हाँ। तो वो गाया था मैंने, 4 लाइन्स थी सिर्फ। इट वाज नॉट अ फुल सॉन्ग। तो जो फर्स्ट फुल सॉन्ग था, फर्स्ट फुल सॉन्ग, वो मैं आई वाज जस्ट कमिंग टू दैट, कि मैं कलकत्ता में थी तो मुझे राजेश रोशन जी का फ़ोन आया कि उन्होंने मुझे सुना था कहीं, राजेश रोशन जी ने मुझे सुना था गाते हुए, तो शायद उनके जहन में था कि इसको, ये लड़की अच्छा गाती है या जो भी। तो मुझे फ़ोन आया कलकत्ता में कि एक गाना रिकॉर्ड करना है, उसके लिए आप बॉम्बे आ सकती हैं क्या?
तो माई पेरेंट्स गॉट मी टू बॉम्बे और मैंने अपना पहला फुल फ्लेजेड सॉन्ग हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड किया। फिल्म का नाम इत्तेफाक से था, हमारी बहू अलका। इट वॉज बासु चैटर्जी की फिल्म थी और राजेश रोशन जी का संगीत था। तो उसमें मैंने डुएट गाना गाया था अमित कुमार के साथ। और ये बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है कि फिल्म का नाम ही ये था। मतलब ऐसा लगा जैसे इंडस्ट्री में मुझे शादी करके डाल दिया गया। अच्छा, वो गाने की कुछ लाइंस हमें सुना दीजिए, और सिर्फ 2 लाइन मत सुनाइए, जरा अच्छा सा खुल के। स्वीट सा सिंपल रोमांटिक सा गाना था वो। इट वाज नॉट अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग बट इट वाज लाइक दिस। हम तुम रहेंगे अकेले वहाँ, सपनों से सुंदर वो होगा जहाँ, हम तुम रहेंगे अकेले वहाँ, सपनों से सुंदर वो होगा जहाँ। ये गाना था। जब आप पहली बार रिकॉर्डिंग के लिए गई तो माइक्स हैंडल करना, उनकी प्लेसमेंट, मतलब एक कंट्रोल रूम में गाना, ये सब एक बहुत ही अनयूजुअल एक्सपीरियंस है। तो आपको कैसा लगा? मतलब आप नर्वस थी या आपने यू जस्ट टुक टू इट? आई वॉज नॉट नर्वस। जैसा कि मैंने कहा, मेरी उम्र इतनी कम थी कि उन दिनों सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन इतनी नहीं मुझे समझ में आती थी। आई यूज्ड टू सिंग बिकॉज आई एंजॉयड सिंगिंग। और वो उन दिनों लाइव रिकॉर्डिंग्स होती थी, होती थी। हाँ। पूरा ऑर्केस्ट्रा साथ में होता था। तो उसका एक अलग मजा था। तो आई टू एंजॉय इट कि मुझे अच्छा लगता था। सारे म्यूजिशियंस बजा रहे हैं मेरे साथ में, गा रहे हैं। रीटेक्स भी बहुत होती थी क्योंकि एक भी सुर थोड़ा सा इधर से उधर हो गया तो आपको फिर से रीटेक देनी पड़ती थी। उन दिनों दैट वाज द ओनली वे वी न्यू। हमको पता था कि रिकॉर्डिंग करनी है तो ऐसे ही होती है रिकॉर्डिंग। हमको वी डिडंट नो कि जैसे आज जो होता है, उन दिनों हम सोच नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ, हमने जो सीखा था कि यही सीखा था कि रिकॉर्डिंग ऐसे ही होती है, म्यूजिशियन सब साथ होते हैं और हम उनके साथ गाते हैं। और मुझे बहुत मजा आता था गाने में उस तरह से। आपकी आवाज़ को लता जी की आवाज़ से कंपेयर किया जाता है। कहते हैं कि बहुत ही मधुर आवाज़ है आपकी, और अगर कोई है जो उनके कहीं भी करीब है तो आप हैं। अगर ऐसा आपको कहा जाता है, आपको कैसा लगता है? देखिए, लोगों का बड़प्पन है, लोगों का प्यार है जो ऐसा कहते हैं, बट ये बात बिल्कुल सही नहीं है मेरे हिसाब से। लता जी कहाँ और मैं कहाँ। लता जी का तो कोई जोड़ नहीं है, कुछ उनके करीब भी कोई नहीं आ सकता मेरे हिसाब से। लेकिन आई थिंक जब मेरी तारीफ करना चाहते हैं या वो अपना प्यार दिखाना चाहते हैं तो एक होता है ना, एक जिस चीज से पिलर, एक पिलर, उनसे कंपेयर करके वो दिखाना चाहते, वो कहना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छी उनके जैसा गाती हैं। हाँ, तो ये उनका तरीका है कहने का, तारीफ करने का। बहुत हम्बल लेकिन है लता जी तो शी इज माय गॉडेस। बहुत हम्बल हैं आप। आगे बातें करेंगे आपके गाने के बारे में, लेकिन इस वक्त लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक और मैं हूं किरण जुनेजा। हम बात कर रहे हैं आज अलका याग्निक जी से। तो अलका, हम म्यूज़िक और आपके गानों की बात कर रहे थे। तो आपने लावारिस फिल्म का एक गाना गाया था जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ था। वो गाना थोड़ा सा गा के हमें सुनाइए। ला 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 ला। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला, अरे जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। साथ में थे अमित जी, मुझे याद है। एंड इट वाज सच अ फनी सॉन्ग एक्चुअली, क्योंकि जैसे उन्होंने पिक्चराइज किया था, बहुत ही फनी। अमित जी का भी सोलो था और मेरा भी सोलो था। अमित जी का वर्जन उन्होंने खुद गाया था और मेरा वर्जन राखी जी ने गाया था, विच वॉज अगेन अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, बिकॉज जब मैंने गाना रिकॉर्ड किया था आई वॉज वेरी वेरी यंग, मस्ट बी अबाउट 15 और 16 जब ये गाना मैंने रिकॉर्ड किया था। और राखी जी वॉज अ वेरी मेच्योर एक्ट्रेस।
तो ये एक अजीब सी बात थी कि इतनी कच्ची उम्र में मैंने उनके लिए गाया था, बट फॉर मी इट वाज अ बिग ट्रीट टू सिंग फॉर राखी जी एट सच एन अर्ली एज। इतने शॉर्ट स्पैन में इनिशियली आपने इतने सारे गाने किए, तो उस वक्त आपको टाइम मिलता था कि अपने लिए, या आप एक रिकॉर्डिंग से दूसरी रिकॉर्डिंग से तीसरी रिकॉर्डिंग पे जाती थी? बस यही था जैसा आप कह रही हैं। हाँ। एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। दिन में 5-5, 6-6 गाने रिकॉर्ड होते थे और सब लाइव रिकॉर्डिंग्स होती थी। तो आवाज़ कहीं थक नहीं जाती थी? मतलब एक दिन में 5-6 गाने रिकॉर्ड कर लेना, इट्स डिफिकल्ट। कभी कभी थकती भी थी आवाज़, कभी कभी जैसे कि हमारा कभी कभी जुकाम हो जाता है या गला इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस हालत में भी रिकॉर्डिंग कई बार करनी पड़ती थी दवाएं खा खा के। तो तकलीफ तो होती थी, लेकिन उस वक्त इतना नशा था काम का, सर पे चढ़ा हुआ था काम, गाना गाना गाना। एंड आई स्टिल एंजॉय माय वर्क, आई स्टिल एंजॉय, आई ऑलवेज हैव एंजॉयड एनीथिंग जो म्यूजिक से संबंधित हो, मुझे उसमें किसी तरह भी इन्वॉल्व होना है। तो सुबह उठ के आप रोज क्या रियाज करती हैं अपनी आवाज़ को? मतलब हाँ जी, करती हूँ। नियमित रियाज करना बहुत ज़रूरी होता है और डेफिनेटली करती हूँ। ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था? कौन सी फिल्म थी? कौन सा गाना था? देखिए, लावारिस का गाना रिलीज़ होने के बाद कुछ एक टाइम गैप आया, क्योंकि मैं, जैसा कि मैंने कहा, मैं कलकत्ते में रहती थी, वहीं पढ़ती थी, तो स्कूल वूल था, एग्ज़ाम्स, ये सब, तो आई वॉज इन कैलकाटा। बीच में काफ़ी सालों तक मेरा कोई गाना नहीं आया। उसके बाद जो एक कोई वजह थी स्पेसिफिकली आपको? वजह ये थी कि मैं अब बॉम्बे बार बार आ नहीं पाती थी, छुट्टियों में ही आ पाती थी। तो छुट्टियों उतने दिनों में अगर कोई गाना रिकॉर्ड होता था तो होता था, नहीं तो फिर आई वाज नॉट अवेलेबल इन बॉम्बे। मेरा तो उस वक्त टेम्पटेशन नहीं थी कि अरे यार इतने गाने मिल रहे हैं और मैं छोड़ दूं कि पढ़ाई वढ़ाई ठीक है ना, कर लेते हैं? मेरे पेरेंट्स बहुत पर्टिकुलर थे कि पढ़ाई नहीं छोड़नी है, गाना होगा लेट बाद में होगा, देखेंगे जो भी होगा, लेकिन पढ़ाई कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। ये कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? ये जब ये गाने रिलीज हुए कयामत से कयामत तक के, आई थिंक दे रिलीज्ड इन 88 और 89, फॉलोड बाय तेजाब 1, 2, 3, जो कि दोनों फिल्मों के गाने बहुत सुपर डुपर हिट्स हुए थे। और वहाँ से एक जो मेरा करियर है वो एकदम जस्ट zoomed up from there। उसके बाद वो गानों का सिलसिला चलता रहा, साजन, देन दीवाना, देन हमें रही प्यार के, फिर वो एक चलता रहा, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मेरी रिकॉर्डिंग्स, मेरे गाने, दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग माय लाइफ कंप्लीटली आफ्टर दैट। 1, 2, 3, 4 गा पाएंगे आप हमारे साथ? डिंग डंग डिंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डंग डंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तेरा करूं दिन गिन गिन के इंतजार, आजा पिया आई बहार। तेरा करूं दिन गिन गिन के इंतजार, आजा पिया आई बहार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। वेरी नाइस। बहुत पता है, गूज पिंपल्स आ जाते हैं जब आप गाना गाती हैं। इतनी मधुर, इतनी सुरीली आवाज़ है आपकी। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कि उस वक्त ब्रेक मिलना इतना आसान नहीं था, बहुत डिफ़िकल्ट था एक नए कलाकार, एक सिंगर के लिए इस फील्ड में आना। तो आप किस बात को शेयर देंगी, क्या कहेंगे, किस वजह से आपको वो सक्सेस मिली? देखिए, एक रीज़न तो है नहीं, कई रीज़न है। मैं सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो भी हूँ आज और जो भी मुझे सक्सेस मिली है, इट्स बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। उन्होंने जी जान से मुझे मेरा साथ दिया और कदम कदम पर वो मेरे साए की तरह मेरे साथ होते थे। पापा ने हर रिकॉर्डिंग पे आपकी मम्मी आपके साथ जाती मम्मी मेरे साथ जाती थी। शी यूज्ड टू ड्राइव मी टू द रिकॉर्डिंग्स आल्सो, एंड वो मेरे साथ रहती थी। और क्योंकि गुरु भी थी तो वो उनसे टिप्स भी मुझे मिलती रहती थी हर वक्त। और उनकी मेहनत, उनके एफर्ट्स, उन्होंने जो पूरे जैसा कि मैंने कहा जी जान लगा के उन्होंने मुझे देखा कि इसको मौका मिलना चाहिए ब्लॉसम करने का
और उनकी मेहनत है मेरे पीछे। मैं सिर्फ गाना जानती थी बस, और मैं एम्बिशियस नहीं थी, मुझे मेरे में वो नहीं था कि मुझे ये बनना है वो बनना है, ऐसा कुछ नहीं था। माँ बाप ने मुझे इतना प्रोत्साहित किया, मुझे इतना मोटिवेट किया, और हर जगह मुझे मेरे साथ जाते थे, मुझे सपोर्ट करते थे हर तरह से। तो फर्स्ट कॉन्सर्ट जो आपने की वो कहाँ पर थी, और आपकी मम्मी आपके साथ गई थी उस कॉन्सर्ट में? मम्मी मेरे साथ हमेशा होती थी, हमेशा होती थी, और लोगों को इतनी आदत पड़ गई थी उनको देखने की मेरे साथ कि जब कभी वो नहीं दिखती तो कहते मम्मी कहाँ है। ऐसे मैं यहाँ हूँ, उसकी परवाह नहीं आपको मम्मी कहाँ है, क्योंकि मम्मी के बिना मैं कहीं जाती ही नहीं थी। मतलब शी यूज्ड टू बी, और एक तरह से इट वाज अ गुड प्रोटेक्शन फॉर मी आल्सो, क्योंकि इस इंडस्ट्री में इतनी छोटी उम्र में मैं आई थी, तो मम्मी के साथ रहने की वजह से सब थोड़ा सा ठीक ठाक वो रहते थे कि हाँ मम्मी है साथ में। तो आई वॉज वेरी वेल प्रोटेक्टेड। बहुत पर्टिकुलर होती थी मम्मी, कहीं का अगर उन्हें माहौल अच्छा नहीं लगता था तो बोलती थी कि नहीं गाना है, चलो वापस घर। तो इस तरह से मुझे बहुत उनका प्रोटेक्शन था रखा। तो फर्स्ट कॉन्सर्ट की बात हम कर रहे थे। कॉन्सर्ट पहला मैंने किया था जब मैं 9 साल की थी, कलकत्ता में। सक्सेसफुल हुआ था, लोगों ने बहुत शोर मचाया। 9 साल की उम्र में भी आप मैच्योर गाने ही गा रही थी नेचुरली? हाँ, मैं फिल्मी गाने गाया करती थी। हाँ, और तो उस कॉन्सर्ट में क्या बहुत सारे गाने गाए थे या एक गाना या 2 गाने? नहीं, कई गाने गाए थे। 5-6 गाने गाए थे मैंने। तो ज़्यादा डिटेल्स मुझे याद नहीं है, बट इतना याद है कि 9 साल की उम्र थी और लोग बिल्कुल मतलब पागल से हो गए थे, और सुनाए कर रहे थे, और इतना हल्ला हो गया था कि मम्मी को मुझे उठा के ले आना पड़ा कि अब चलो। ओह माय गॉड, डर गई थोड़ा कि कहीं ऐसा ना हो कि पर आपको उस वक्त समझ थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ? समझ नहीं थी। मुझे स्टेज पे खड़ा किया, मैं गाने लगी, मुझे गाने लगी मैं। बस थिएटर में जाती हैं पिक्चर देखने के लिए, सिनेमा देखने में जाती हैं, सिनेमा हॉल में, और आप अपना गाया हुआ गाना एक हीरोइन को, माधुरी हो या रेखा हो, राखी हो, कोई भी हो, उनको गाते हुए देखती हैं, उस वक्त आपको कैसा लगता है? मैं बहुत क्रिटिकली सुनती हूँ, तो आपको लगता है कि शायद ये मैं बेटर कर सकती थी? अरे ये मुझे और अच्छा गाना चाहिए था। अरे ये शब्द मुझे ऐसे बोलना चाहिए था। ये मुर्की मुझे ऐसे लेनी चाहिए थी, तो और अच्छा लगता। तो मैं हमेशा आई एम ऑलवेज क्रिटिकली एनालाइजिंग मैंने जो गाया। इस वजह से मैं आज तक अपना गाना चैन से नहीं सुन सकती हूँ। मैं वो टेंशन में सुनती हूँ कि ओहो मैंने यहाँ ऐसा क्यों नहीं गाया। लोगों के साथ अगर सुनती है तो आप थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती हैं कि जैसे आप कह रही हैं कि अगर लोग साथ में बैठे और आप सुन रही हैं अपना गाना, तो आपको ऐसा लगता है क्या गा दिया मैंने, ये क्या कर दिया? ओ गॉड, मुझे हर गाने में लगता है कि मैं और अच्छा गा सकती थी। हाँ, मैं और अच्छा गा, लोग तारीफ करते हैं, लेकिन अच्छी ट्रेट है, ये अच्छी ट्रेट है आई थिंक एक आर्टिस्ट के लिए। इस ट्रेट ने मुझे हेल्प किया है टू इम्प्रूव ओवर द इयर्स। जब तक एक कलाकार अपनी खामियों को नोटिस नहीं करेगा और उस पर वर्क नहीं करेगा, कलाकार कभी इम्प्रूव नहीं हो सकता। तो दिस हेल्प मी। मुझे बहुत से लोग कहते थे कि ओवर द इयर्स आपकी सिंगिंग बेटर होती गई, तो मेरा यही कहना था कि दैट्स बिकॉज मैं अपने आप को क्रिटिकली एनालाइज करती जाती थी, और जो मुझे लगता था कि मेरी जो कमजोरियां हैं मैं उस पर थोड़ी सी टू वर्क ऑन दैट, कि अब अगली बार ऐसा ना लगे। तो ये करके इट्स काइंड ऑफ सेल्फ एजुकेटिंग योरसेल्फ। बहुत मजा आ रहा है आपसे बातें करके अलका जी, लेकिन इस वक्त लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक। मैं किरण जुनेजा आज बात कर रही हूँ अलका याग्निक से। तो जैसे हम बात कर रहे थे अलका, थोड़ी सी अब कुछ फैमिली की बातें भी कर लेते हैं, कुछ पर्सनल बातें भी कर लेते हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपके हस्बैंड आपको कैसे मिले, कहाँ मिले और आपकी शादी कैसे हुई? अब ये बहुत लंबी कहानी है। यूँ समझ लीजिए मिलना था, मिल गए, और लव मैरिज थी क्योंकि, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज। क्या करते हैं, व्हाट डज ही डू? ही इज इन बिजनेस। अच्छा, तो आप कोई किसी शो पे गई थी या किसी कॉन्सर्ट में थी? नहीं, वी मेट थ्रू उनके मतलब फैमिली कनेक्शंस थे हमारे। उनकी जो चाची हैं वो मेरी मम्मी की क्लासमेट रही हैं। अच्छा, तो वो फैमिली के थ्रू पहचान थी हमारी। लेकिन हम लोग मिले, मतलब मेरी, हाउ डू आई एक्सप्लेन, मम्मी की जो फ्रेंड हैं उनका भतीजा, तो मम्मी की फ्रेंड जो है उनको मासी मैं बोलती हूँ, उनके घर पे मेरी मुलाकात हुई थी। और फिर जो होना था हो गया। और फिर मगर बात फिर ये उठी कि
ही वॉज नॉट बेस्ड इन बॉम्बे, वो शिलोंग में बेस्ड हैं, जो कि मेघालय में, उनका बिजनेस वहीं है। तो फिर ये पेरेंट्स ने ये बात उठाई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो शिलोंग में बेस्ड हैं और मैं बॉम्बे में बेस्ड हूँ क्योंकि मैं अपना करियर परस्यू कर रही हूँ। तो दोनों पेरेंट्स ने ये कहा कि ये शादी तो मुमकिन नहीं है, वो वहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगी, कैसे हो सकता है। पर हम लोगों ने जिद पकड़ ली कि नहीं, हमें शादी करनी है तो एक दूसरे से ही करनी, वरना नहीं करनी है। तो हो गई शादी, पर वो लॉन्ग डिस्टेंस वाला सिलसिला चलता रहा। तो आप दोनों इवन ड्यूरिंग द कोर्टशिप जब प्यार हुआ, मतलब आप लोग मिलते कैसे थे? अरे नहीं, प्यार हुआ उसके 2 महीने बाद शादी हो गई। तो बातें करते थे फोन पे? कैसे, मतलब कम्युनिकेशन क्या थी? बातें करते रात को छुप के फोन पे? हाँ, सारी रात बात करते थे। सारी रात बात करते थे। मम्मी को पता नहीं चलता था? नहीं, उस वक्त तो मोबाइल फोन्स नहीं थे, पता नहीं चलता था। जब तक पता चला तब तक बहुत देर हो गई थी। मतलब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हमको एक दूसरे से ही शादी करनी है। नहीं तो लेकिन उस वक्त तो मोबाइल्स नहीं थे, तो आप मतलब नॉर्मल फोन पे रात को अपने रूम से फोन करती थी? जी। और बात तो बिल तो वो ही करते होंगे, क्योंकि आपके तो बिल आ जाता है फिर कि आप शिलोंग से बातें कर रही। जब बिल आते आते आता है ना, हाँ, तो जब बिल आया तब पता चल गया कि ये क्या हो रहा था। हाँ। लेकिन तो मम्मी ने कुछ डांटा? बहुत डांटा, मुझे भी डांट पड़ी, उससे भी डांट पड़ी, क्योंकि ये हम नामुमकिन सी बात थी ये कि वो नहीं रह सकता बॉम्बे और मैं नहीं रह सकती वहाँ, तो फिर कैसे कोई शादी कर सकता है। हाँ। पर यही है कि कहते हैं ना, लव इज ब्लाइंड। जिस वक्त आदमी प्यार के उसमें फॉलिंग इन लव कहते हैं ना, इसीलिए वन इज ऑलवेज फॉलिंग इन लव। तो वो जिद पकड़ ले इंसान, तो कोई कुछ दिखता नहीं आसपास। फिर हम लोगों ने जिद पकड़ ली थी दोनों ने। तो शादी कहाँ हुई? बॉम्बे में या? शादी बॉम्बे में हुई। बॉम्बे में हुई और शादी हुई, और फिर हम लोग ने करीब 1 महीना साथ थे हम, फिर वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो हम लोग अलग अलग शहर में ही रहे सारी जिंदगी। और वो लॉन्ग मतलब आप कांस्टेंट हनीमून पे? जब भी मिलते हैं तो इट्स लाइक अ हनीमून। हनीमून है या क्या है पता नहीं। इतना लंबा गैप हो जाता है कभी कभी कि हम लोग एक दूसरे को जानने में थोड़ा वक्त लगता है फिर से। फिर बाय द टाइम वी गेट टू नो ईच अदर बेटर, इट्स टाइम टू गो आवर वेज। तो बस यही सारी जिंदगी यही चलता रहा। लेकिन कभी आप रिग्रेट करती हैं लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज ना होती? हाँ, लगता है कि थोड़ा और वक्त मैं गुजार सकती उनके साथ, थोड़ा ध्यान दे सकती उनके ऊपर। इसीलिए कहते हैं ना, एक कलाकार के पीछे बहुत से लोगों के सैक्रिफाइसेस होते हैं। नॉट ओनली माई पेरेंट्स, मेरी फैमिली के सैक्रिफाइस तो है ही, हस्बैंड की भी सैक्रिफाइस बहुत है। सबको इन सब का सपोर्ट सिस्टम ना हो अगर, इन सब का साथ ना हो अगर, तो बहुत मुश्किल होता है फिर। तो इट्स नॉट पॉसिबल। फिल्म इंडस्ट्री वाले से शादी होती शायद तो बहुत अलग होता, क्योंकि मतलब दोनों का एक सोच एंड सब फंक्शंस, ये वो सब। देखिए क्या है इसमें कि कुछ कह नहीं सकते हैं। कभी अगर आपका एरिया ऑफ वर्क सेम हो तो यू कैन हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग। एट द सेम टाइम देयर कुड बी एन ईगो प्रॉब्लम, देयर कुड बी क्लैश। तो अब वो जो फॉर्मूला होता है ना फॉर अ परफेक्ट मैरिज, वो फॉर्मूला आज तक किसी ने कोई निकाल नहीं पाया। इट्स अ मैटर ऑफ चांस, इट्स अ मैटर ऑफ जहाँ नसीब में लिखा हो। मैं तो मानती हूँ ये शादी जहाँ लिखी होती वहीं होती है। ये बताइए कि आपकी बेटी, एक ही बेटी है? जी हाँ। आपने कभी एक बच्चे के बाद सोचा नहीं कि मुझे और बच्चे चाहिए या मुझे एक बेटा चाहिए जैसे कहा जाता है? नहीं, बेटी बेटा का तो कोई ऐसा चक्कर नहीं था। हाँ सोचा था, पर शायद एक ही बेटी लिखी थी मेरे नसीब में, और वो 10 के बराबर है। तो अच्छा ही हुआ कि दूसरा नहीं हुआ। क्योंकि बहुत इतनी हाइपर एक्टिव है वो कि। तो हाइपर एक्टिव तो आप भी हैं, बहुत हाइपर एक्टिव हैं। नहीं हूँ, उसको देखकर मैं थक जाती हूँ। उसको जब देखती हूँ व्हेन शी इज इन एक्शन। उस उम्र में आप भी होती होंगी। आज आपको ऐसे लगता है कि तो आपके साथ रहती है बेटी? मेरे साथ है अब तो फिलहाल तो शी इज वर्किंग, बड़ी हो गई है, काम कर रही। शी इज इन दुबई, अभी वहाँ काम करती है। क्या करती है? शी इज वर्किंग इन हॉस्पिटैलिटी कंपनी कॉल्ड जोमैटो। ओह, वो तो सब जानते हैं जोमैटो के बारे में, कौन नहीं जानता। So she's working there, she's doing very well. उसने हॉस्पिटैलिटी, शी इज डन हर MBA फ्रॉम स्विट्जरलैंड हॉस्पिटैलिटी में एंड मार्केटिंग। तो वो अपने पापा की तरह बिजनेस माइंडेड है। कभी उसको गाने का शौक? बहुत शौक है, बहुत शौक है, बहुत म्यूजिकल है, गाती भी अच्छा है, लेकिन वो उसको प्रोफेशनली नहीं करना है। वो उसका शौकिया है। आपने मतलब रोका है या वो नहीं करना चाहती? नहीं, मैंने कहा तुमको जो करना है करो।
बिकॉज आई स्ट्रिक्टली बिलीव कि जिसमें जिसकी रुचि होती है उसको वही करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप दिल से कोई काम नहीं करेंगे आप अच्छा नहीं कर पाएंगे उस काम को। बट ऐसा क्यों हुआ कि वो आपके साथ रही और शिलोंग में नहीं, क्यों नहीं रही? क्योंकि आपकी जैसे लाइफ है, बिकॉज ऑफ योर करियर, आप ट्रैवल बहुत करती हैं, आप कॉन्सर्ट्स में जाती हैं, आप रिकॉर्डिंग्स में जाती हैं, तो मतलब बच्ची घर पे अकेली होती है? नहीं, अकेली नहीं होती थी कभी, मैं काफ़ी टाइम उसके साथ बिताती थी, और बल्कि ट्रैवलिंग भी जब मैं करती थी तो कई बार उसको अपने साथ ही ले जाती थी। पहली बार जब मैं उसको ले गई थी वो 7 महीने की थी, जब आई वेंट टू साउथ अफ्रीका। ओह माय गॉड! तो उसको मैं गोद में ले लेकर, इनफैक्ट मैंने स्टेज पर गाया जो गाना, हाँ। उसको गोद में लेकर गाया मैंने, क्योंकि एक साउथ अफ्रीका डर्बन में, हाँ। मुझे याद है मैं जब स्टेज पर मेरी एंट्री होने वाली थी तो वो बहुत रो रही थी, वो बैक स्टेज 7 महीने की थी। तो मैं उसे छोड़ नहीं पाई कि उसको रोता छोड़ के मैं स्टेज पे जाऊं गाने, मुझे ये गवारा नहीं था, तो मैं उसको गोद में लेकर स्टेज पर आ गई। अच्छा। एक हाथ में मैंने उसको गोद में ऐसे पकड़ा हुआ था और एक हाथ में माइक था। हाँ। और मैंने गाया 1 2 3 वो सब गाया, और मेरी शक्ल देख रही थी ऐसे। लोगों का कोई रिएक्शन था इस बात पे? अरे ऑडियंस वेंट क्रेजी, उनको लगा कि ये क्या, बट वही है कि मैंने उसको काफी हद तक अपने साथ साथ ही रखा। फिर थोड़ी बड़ी हुई तो स्कूलिंग वगैरह थी, लेकिन उसमें क्या था, मेरे पेरेंट्स थे, माय पेरेंट्स वर ऑलवेज देयर टू लुक आफ्टर हर, और वो जितने अच्छी तरह से उसको लुक आफ्टर करते थे उतना तो मैं भी नहीं कर सकती थी। तो वो मुझे ये तसल्ली थी कि कोई है घर पे, कोई है, पेरेंट्स हैं मेरे, हाँ। और वो मुझसे भी ज्यादा उसका ख्याल रखेंगे। तो इस विश्वास पर मैं अपना काम कर सकी। अगर मेरे पेरेंट्स नहीं होते उसकी देखभाल करने को तो शायद मैं सब काम छोड़ छाड़ के मैंने उसकी देखभाल की मदर की तरह आप, हाँ, मतलब तो बिकॉज आई न्यू आई कुड, शी वाज इन ट्रस्टेड हैंड्स, तो मैं कर सकी। बट अक्सर मेरे साथ होती थी वो। एक सिंगल वुमन के लिए, मैंने ऐसे सिंगल मतलब जो एक लड़की अकेली रह रही है, एक औरत अकेले रह रही है, बहुत अजीब तरह की मुश्किलें आती हैं। आप बिल्डिंग में हैं, अकेले रह रहे हैं, तो मतलब सबका एटीट्यूड एक अलग हो जाता है। आप ज़रा खुल के किसी से बात ज़्यादा कर लीजिए तो वो सोचते हैं कि शायद फ्लर्ट कर रही हैं। आप ना बात कीजिए तो उनको लगता है कि अरे बड़ी सड़ी सी हैं, ये तो किसी से बात ही नहीं करती हैं, एरोगेंट है, बहुत समझती है अपने आप को। और स्नॉब का तो खिताब मुझे कई बार मिल चुका है। आपको लगता है वो इस वजह से मिल चुका है क्योंकि आप थोड़ा सा कॉन्शियस है इस बात के बारे में कि मैं अकेली रहती हूँ? मैं बेसिकली आई एम अ शाय पर्सन, थोड़ी रिजर्व किस्म की हूँ। बट अब क्या है कि इस इंडस्ट्री में आकर लोगों से घुलना मिलना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है। तो जहाँ मेरा कंफर्ट लेवल होता है वहाँ मैं बातें करती हूँ, जहाँ नहीं होता है वहाँ मैं नहीं करती हूँ। तो लोगों को लगता है कि शायद दिमाग साथ पे आसमान पे। बट ये ऐसी बात नहीं है। मैं अगर इस प्रोफेशन में ना भी होती तो भी मैं थोड़ी रिजर्व किस्म की हूँ बेसिकली। उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ या नहीं हूँ। हाँ, ये है कि इस प्रोफेशन में आके मैं पहले से बहुत ज़्यादा खुल गई हूँ बातचीत करने में। अब ज़्यादा लोगों से घुलती मिलती हूँ, पहले नहीं करती थी इतना। लेटेस्ट ट्रैवल कहाँ रहा आपका? होता ही रहता है हर जगह। अभी कभी लंदन है, कभी यूएस है, कभी साउथ अफ्रीका है, कभी वेस्ट इंडीज़ है, कभी इंडिया के अंदर है। इन सब जगहें जहाँ आपने ट्रैवल किया उसमें से सबसे ज़्यादा मतलब जो फैंस हैं और जो एक आपको एक वो दर्जा दिया जाता है, वो कौन सी कंट्री में दिया जाता है? अगर सच कहूँ तो पाकिस्तान में। हाउ कम? मतलब मैं जब पहली बार गई थी तो मुझे आके कुछ लेडीज़ ने आके मुझे बोला कि क्या हम आपको छू के देख सकते हैं कि आप सच में खड़ी हैं हमारे सामने। oh my God. तो बेहद प्यार देते हैं और बहुत कदर है और इतना समझते हैं। मैं जब भी स्टेज पे वहाँ गाती हूँ तो जो मेरे सबसे अच्छे जो गाने, जो क्वालिटी सॉन्ग है ना, वो लोग सुनना चाहते हैं। तो उन्हीं क्वालिटी सॉन्ग में से एक गाना हमें भी सुना दीजिए। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये ज़मीं, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। कभी आपने भी किसी सिंगर की वॉइस डब की है? मैंने की है मगर चीटिंग करके नहीं की है। कभी कभी कई एक बार क्या होता था कि जैसे सपोज आई एम नॉट अवेलेबल, मैं गई हूँ, यूएस गई हूँ,
फॉर माई कॉन्सर्ट्स। हाँ। तो 1-1.5 महीने कभी कभी मैं बॉम्बे नहीं रहती थी बिकॉज ऑफ दैट। तो जब गाना रिकॉर्ड होना होता था तो एक डमी वॉइस में वो लोग रिकॉर्ड कर लेते थे। कोई नया सिंगर, कोई नई लड़की आई है तो उसकी आवाज़ में वो लोग एक डमी रिकॉर्ड कर लेते थे और जब मैं वापस आती थी तो मेरी आवाज़ में डब हो जाता था गाना। तो उस तरह से मैंने डब किया है कि कोई डमी आवाज़ में, लेकिन किसी प्रोफेशनल सिंगर के गाए हुए गाने को आपने डब नहीं किया? नहीं, कभी नहीं किया। और अगर आपको कहा जाए तो क्या आप करेंगी? बिल्कुल भी नहीं। और कई बार, 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि किसी नए सिंगर ने गाया गाना और मैं आई डब करने। उसको आर्टिस्ट को बताया हुआ था कि अलका जी डब करेंगी बाद में, तो उसने उससे डमी के लिए गाया था। लेकिन मैंने जब आके सुना तो मुझे लगा उस लड़की ने बहुत अच्छा गाया। तो मैंने बोला उनको कि इस गाने को डब मत करिए, इसकी आवाज़ में रहने दीजिए, क्योंकि उसने बहुत सुंदर गाया है और मेरे लिए ये एक और गाना होगा शायद, लेकिन उसके लिए उसकी लाइफ बन जाएगी। तो कई बार ऐसा भी हुआ है, क्योंकि अगर किसी कलाकार ने अच्छा गाया तो उसको गाने को क्यों डिस्टर्ब किया जाए। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं किरण जुनेजा और आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक। हम बात कर रहे हैं आज अलका याग्निक से। तो अलका, फैमिली की तो काफ़ी बातें हो गई, रोमांस, लव, बच्चे। वापस आते हैं आपके करियर पे। तो ये बताइए कि आपको 2 नेशनल अवार्ड्स मिले 1994 में और 1999 में, घूंघट की आड़ से और कुछ कुछ होता है। तो कैसा लगा ये एक्सपीरियंस? आप जब स्टेज पे गई और आपको अवार्ड दिया गया, नेशनल अवार्ड, मतलब हाईएस्ट अवार्ड पॉसिबल। ऑफ कोर्स आपको फिल्म फेयर एक्सेट्रा तो बहुत सारे मिले हैं, लेकिन ये 2 अवार्ड्स बहुत मीनिंग रखते हैं। बहुत ही अच्छा लगा था। आई वॉज वेरी ऑनर्ड। मेरे पापा बहुत, बिकॉज कनेक्शन है इसलिए मैं बोली हूँ, पापा मेरे बहुत जल्दी गुजर गए थे और वो 1994 में फरवरी में ही पास्ट अवे। और उस वक्त ये सब, उसके ठीक पहले ये सब गाने रिलीज़ हुए थे घूंघट की आड़ से। और तो वो मुझे कहते थे कि देखना तुम्हें नेशनल अवार्ड मिलेगा इस गाने के लिए। तो मैं इस साल मिलेगा तुम्हें नेशनल अवार्ड, कोई ना कोई गाने के लिए। तो मैं बोलती थी कहाँ पापा, इतनी जल्दी कहाँ मुझे अवार्ड वगैरह मिलेगा, तो देखना ज़रूर मिलेगा। और ये पास्ट अवे इन फरवरी, और उसके 1 महीने बाद मुझे पता चला that I'm getting the national award. So I think it was his blessings, and it's a very big privilege. इन अवार्ड से आपके फादर की ये इमेज जुड़ी हुई है। जो कही हुई बात वो सच हो गई। और बहुत मैंने याद किया उनको, क्योंकि वो बार बार कहते थे ये इस बात को। तो पहला जब मुझे अवार्ड मिला था तब की बात कर रही हूँ। फिर 99 में कुछ कुछ होता है के लिए मिला। तो जब आपको कंट्री की तरफ से सम्मानित किया जाता है तो उसकी एक अलग ही फीलिंग अलग होती है। अच्छा, ये बताइए कि आपने कुछ रियलिटी शोज भी किए हैं, तो ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? सबसे बड़ी बात जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि वो बच्चों का शो था। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, टैलेंटेड, बहुत अच्छे गाने वाले छोटे छोटे बच्चे थे। तो मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, और टैलेंटेड बच्चे हों तो फिर और भी ज़्यादा। तो इस वजह से मैंने हाँ कहा, और पहला जो मैंने रियलिटी शो किया अपना लिटिल चैम्प्स किया था मैंने बहुत सालों पहले। इतने टैलेंटेड बच्चे, इतना कमाल का गाने वाले बच्चे, मुझे बहुत एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बच्चों को जज करती हैं तो आप उनके बारे में कुछ कहती हैं कि बेटे आपने बहुत अच्छा किया या आपने अच्छा नहीं किया। तो जब आपको क्रिटिसिज्म करना पड़ता है क्योंकि आप जज कर रही हैं, तो जब आप एक बच्चे को नेगेटिव बोलती हैं कि ये अच्छा नहीं है या आप ये कर सकते हो, तो आपको लगता है कि कहीं आपके वर्ड्स का जो असर है उस बच्चे पे, वो बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और उनका दिल भी बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। एट द सेम टाइम हम बच्चों को मिसगाइड नहीं कर सकते। कोई अगर अच्छा नहीं गा रहा तो हम नहीं कह सकते बहुत अच्छा गा रहे हो। तो जो भी हम कहते हैं, जो भी मैं कहती हूँ, बहुत संभाल के उसको, अगर अच्छा गाया है तो तारीफ़ करती हूँ, खूब ज़ोर शोरों से तारीफ़ करती हूँ। अच्छा नहीं गाया है तो उसको बड़े प्यार से घुमा के संभाल के बोलना पड़ता है, जिसे कहते हैं शुगर कोट करके, कि वो बात भी पहुँच जाए बच्चे तक और उससे बुरा भी ना टूटे। और उसके लिए एक यू नीड अ नैक फॉर दैट, यू नो, यू नीड टू बी एबल टू हैंडल बच्चे को, कैसे हैंडल करना
उनकी साइकोलॉजी को कैसे समझ के उनसे बात करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो कई बार हम नेगेटिव बात बहुत पॉजिटिव तरह से कहे जाते हैं। कुछ कुछ होता है, कुछ लाइन्स तो हमें सुना दीजिए। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज के टाइम में आपको लगता है कि एक सिंगर के लिए स्टाइल, प्रेजेंस, लुक्स, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हो गए हैं? बहुत इम्पोर्टेंट तो हो गई है डेफिनेटली, बिकॉज मीडिया ग्लेयर बहुत है आजकल। पहले नहीं था। पहले हम स्टूडियोज में जाते थे, रिकॉर्डिंग करते थे, निकल आते थे, परवाह भी नहीं करते थे कि क्या 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 पहना है, कैसे लग रहे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, कुछ नहीं। लेकिन आजकल सब कैमरा कॉन्शियस हो गए हैं, क्योंकि कैमरा पे हमेशा दिखते हैं सब। और रियलिटी शोज होते हैं तो यू आर ऑलवेज सीन, इवेंट्स होते हैं, देयर इज लॉट ऑफ ग्लैमर एवरीवेयर। तो आजकल जो सिंगर्स हैं वो भी अपने आप को ज़रा अपने पर ध्यान देते हैं, व्हाट दे आर वेयरिंग, व्हाट आर द फैशन। तो आपने भी कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं अपने? आई नो यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। तो मैं आई डोंट गो बाय व्हाट फैशन इज इन। जो मुझे कंफर्टेबल लगता है और जो मुझे लगता है कि आई कैन कैरी ऑफ कॉन्फिडेंटली एंड फील गुड अबाउट माई सेल्फ, मैं वही पहनती हूँ। बट मुझे कपड़ों का शौक है वैसे भी। आई एम फॉन्ड ऑफ गुड क्लोथ, आई एम फॉन्ड ऑफ कलर्स, Okay. आई एम फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी, आई एम अ टिपिकल वुमन दैट वे। हाँ. औरतें जो होती हैं उन्हें जिन चीज़ों का शौक होता है, मुझे सब चीज़ों का शौक है। हाँ, ये अच्छा है, लेकिन सबको अपना ख्याल रखना चाहिए। लेकिन 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 सिंगर के लिए सबसे ज़रूरी है आवाज़। आपने क्या कपड़ा पहना है और आप कैसे दिख रहे हैं वो सेकेंडरी चीज़ है, वो सोने पे सुहागा है। हाँ. लेकिन बेसिकली अगर आपकी सिंगिंग सही नहीं है, सही तो फिर है, इसका तो फिर कोई मीनिंग इन नहीं सब है। चीज़ों का मायने नहीं है, कि कोई मायने नहीं है। सिंगिंग अच्छी होनी चाहिए, बाद में ये सब आता है। रियल सिंगर जो है उसकी जो हम जज करते हैं उसको करते हैं एक लाइव शो पे, क्योंकि रिकॉर्डिंग में तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बार बार गा सकते हैं। और आजकल की रिकॉर्डिंग में सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, सब। बेसुरे को सुर में ला सकते हैं, बेताले को ताल में ला सकते हैं, आवाज़ का टेक्सचर बदल सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो जो हम लाइव रिकॉर्डिंग्स करते थे वहाँ हमें कुछ इस तरह की कोई सहूलियत नहीं मिलती थी। आजकल तो बहुत आसान हो गया है। आपने कभी सोलो एल्बम निकालने के बारे में नहीं सोचा? काफ़ी साल पहले एक मेरा एल्बम रिलीज़ हुआ था जो कि बहुत मशहूर हुआ था, नॉन फिल्म सोलो एल्बम, जिसका नाम था तुम याद आए। जावेद साहब ने लिखा था वो पूरा एल्बम और राजू सिंह ने उसका संगीत दिया था। वो मेरा सोलो एल्बम था और बहुत बहुत मशहूर हुआ था। और उसके बाद भी मैंने कई एल्बम्स किए, लेकिन जितना वो मशहूर हुआ था, जितना वो पसंद किया लोगों ने, उतना मशहूर उसके बाद नहीं हुआ। एल्बम में ऐसा है, देखिए, अगर कुछ अलग गाने को मिले एल्बम में, कुछ जो मैंने नहीं गाया है पहले, तो एक एल्बम निकालने का मतलब है। अदरवाइज जो मैं फिल्मों में गाती आई हूँ वैसे ही उसी तरह के गाने हों तो कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि इतने गाने गाए हैं फिल्मों में। आई एम जस्ट रिपीटिंग माय सेल्फ। फ्री टाइम में क्या करती? फ्री टाइम मिलता बहुत कम है। हाँ. तो आई वैल्यू माई फ्री टाइम अलॉट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा ज़्यादा फ्री टाइम मेरे फैमिली के साथ ही गुजरता है। टाइम हो रहा है हमारे रैपिड फायर का, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप एक लास्ट सॉन्ग हमें सुना दीजिए, और थोड़ा लंबा सुनाइए, बहुत छोटा छोटा सुनाती हैं आप। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद, गली में आ चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद, गली में आ चांद निकला, गली में आ चांद निकला, गली में आ चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद, गली में आ चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद, गली में आ चांद निकला,
गली में आ चांद निकला, गली में आ चांद निकला, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद निकला। तो अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर। अकेले रहने के बारे में एक सबसे बुरी बात, लोनलीनेस। म्यूजिक के अलावा ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अपलिफ्ट करती है? अपनी बेटी के साथ टाइम बिताना। एक चीज जिसके बिना आप रह नहीं सकती? मेरी आवाज़। अगर आपको एक हॉलीवुड एक्टर के साथ डेट पे जाना हो, डेट तो किसे चूज करेंगी? टॉम क्रूज। आपकी सबसे बुरी आदत? कल कर आज लेंगे। नहीं, कल करेंगे। कल कर लेंगे। अब छोड़ो, अब नहीं, अभी तब करेंगे, शाम को करेंगे। बस ये टालने की जो आदत है। आपकी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म? प्रेम रोग। छुट्टी के दिन क्या करती हैं? खाती हूँ, सोती हूँ। लाइफ में आपका सबसे बड़ा रिग्रेट? मेरे ख्याल से वही सबसे बड़ा रिग्रेट है जो आपने मुझे पूछा था, नॉट हैविंग अनदर चाइल्ड। अगर आप सिंगर ना होती तो क्या होती? मैं प्रॉबेबली सिंगर ना होती तो मैं किसी नर्सरी स्कूल की टीचर होती, क्योंकि मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। खुद को एक शब्द में अगर डिस्क्राइब करना हो तो वो क्या होगा? आई वुड से ओवर सेंसिटिव। हम आ जाते हैं, आपको एक ऑटोग्राफ साइन करना है हमारे लिए, एंड कुछ लिख दीजिए हमारे शो के बारे में ताकि हमारे दर्शक देख सकें। आऊँ? हाँ प्लीज। झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, हो तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक।